नमस्कार। इंडियन यूथ हसनपुरा में आप सभी का स्वागत है। इंडियन यूथ हसनपुरा की टीम सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत के मिरही गांव में पहुंची हुई है और आज यहां पे मिरही के लाल सूरज कुमार 67वीं बीपीएससी की परीक्षा पास करके अपने जन्मस्थली मिरही आए हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका ये जर्नी कैसा रहा। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आप कठिन परिश्रम करके आज आपको वीडियो पद मिला, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो आप एक आज अधिकारी के रूप में आप अपने निवास स्थान पे आए हुए हैं, इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? क्या घर में कोई आपको अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया या कहाँ से आपको इसका इंस्पिरेशन मिला है? धन्यवाद। मैं पहले जॉब में था इंजीनियरिंग करके, फिर उसके बाद मैं रिज़ाइन किया और मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता था जहाँ पे मैं लोगों के बीच में रह के काम कर सकूं, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिले और मेरा काम मुझे दिखे भी कि मैंने कुछ किया है। तो इसके लिए मैंने रिज़ाइन किया और फिर प्रिपरेशन शुरू किया यूपीएससी और बीपीएससी की। और इस मेरा जो यात्रा था इसमें पूरे परिवार के सभी किसी की इच्छा थी। जब मैं रिज़ाइन भी कर रहा था तब भी सभी किसी की इच्छा था कि आप रिज़ाइन करो और वो करो जो आप खुद करना चाहते हो। तो ये बहुत लंबा जर्नी रहा मेरा। इस जर्नी में सबका पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। घर परिवार के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था कि मैं इसको हासिल कर पाता, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा रही है ये। जब नौकरी छोड़ने का जहाँ तक बात रहा, जब आपके जहन में आया कि नौकरी छोड़कर मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ, तो घर में सबसे पहले आपने सपोर्ट करने वाले कौन थे? आपके पेरेंट्स में, आपके घर के सदस्यों में से? यूँ तो घर के सब लोग थे। मामा जो हैं मेरे वो थे, मेरे भाई मर्चेंट नेवी में हैं, तो फाइनेंशियली तो मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला। उसके बाद घर के जो लोग हैं, जो कि एक इमोशनल सपोर्ट और वो हर तरह का सपोर्ट जो कि एक उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे मैं बिना इस सब फाइनेंशियली और बाकी किसी चीज़ के बारे में सोचे बिना मैं कंसंट्रेट करके अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ। तो उस लिहाज से सबका पूरा सहयोग रहा, पूरे परिवार का। जब कोई भी बीपीएससी एस्पिरेंट जब भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो ऐसा देखा जाता है कि उनको जो एक तरह से जब उनका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, क्योंकि एक तरह से जब भी पढ़ाई स्टार्ट होता है उसमें जो एक निरंतरता जो होती है, कंटिन्यूटी होती है जो पढ़ाई की, वो नहीं बन पाती है। तो उसको लेकर आप कभी इसको फेस किए हैं कि नहीं? नहीं, बात यह है कि ये मैं इधर सिविल सर्विसेज के रूप में आया, ये मेरे लिए जॉब नहीं था, मेरे लिए एक चॉइस था, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छे जॉब में था। तो जॉब छोड़ के आया था तो एक चॉइस था मेरे लिए। तो मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन था और जो कुछ करने का था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मुझे भटकाव कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये एक मेरा मैच्योर डिसीजन था कि मुझे इधर आना है और बिना मैं किसी के पूर्वाग्रह का शिकार हुए बिना मैं खुद से ये चयन किया था। तो चूँकि एक लंबा जर्नी होता है तो बहुत सारे ऐसे फेज़ आते हैं जब हम लो फील करते हैं, तभी तो परिवार चाहिए जब आपको सपोर्ट करे। ओवरऑल इस जर्नी में कंसिस्टेंसी तो चाहिए आपको, क्योंकि आप उन लोगों के साथ compete कर रहे हैं जो कि कुछ पोस्ट के लिए लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और सब कोई मेहनत करता है। तो उसके लिए आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, वो आपको पूर्ण रूप से चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। तो मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे मुझे वो एनवायरनमेंट मिला जो कि मैं पूर्ण रूप से अपने स्टडी पे फोकस कर सकूं और बाकी की चीज़ों पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो आप तैयारी कर रहे थे इसके लिए आपने कहीं से कोचिंग किया या आप सेल्फ स्टडी करके इसको जो है आप क्रैक किए हुए हैं? मैंने कहीं से कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। जब मैं इधर आने की सोचा तो मैं सिलेबस देखा, सब कुछ देखा, फिर ये हुआ कि मैं स्वयं कर सकता हूँ। तो मेरा जो पूरा स्टडी रहा वो सेल्फ स्टडी ही रहा। बाकी मुझे कभी किसी कोचिंग वगैरह की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा देखा जाता है कि बहुत जो भी आज के समय में जो भी एक्सपीरियंस अधिकारी बन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, डॉक्टर क्षेत्र से आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि लाखों करोड़ों का जो जॉब है, जो सैलरी है, उसको छोड़कर लोग जो है पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हम इंजीनियरिंग, डॉक्टर या कोई भी जो पेशा चुनते हैं तो उसमें बहुत छोटे होते हैं, 12वीं के बाद। तो उससे हम इतना मेच्योर नहीं हो पाते हैं जो कि अपने लाइफ के डिसीजन ले सकें। दूसरी बात यह है कि जब हम सिविल सर्विसेज में आते हैं तो बात सिर्फ सिविल सर्विसेज की नहीं है। आज के जिस समय हम जी रहे हैं, इस समय लोग मल्टीटास्किंग हैं, वो हर कुछ करना चाहते हैं। तो इंजीनियर, डॉक्टर वो सिविल सर्विस में आ रहे हैं, इवन पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अगर बात करें जो ये आपको सिविल सर्विसेज हो गया या फिर सामाजिक सेवा, तो हर जगह ये जो लोग हैं आ रहे हैं।
तो इसका यही कारण है कि लोग अपने आप को हर एक चैलेंज को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस चीज़ को कर भी रहे हैं, यही कारण है। बीपीएससी में तो 3 फेजेस होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बात करें, क्योंकि एक हवा बना रहता है इंटरव्यू को लेकर कि बहुत तमाम हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? हाँ, ये तो है कि बाहर एक माहौल ऐसा रहता है कि बहुत हुआ है, बट जो प्रिपरेशन करते हैं उनको पता है कि ये कोई हुआ नहीं, एक सामान्य सी बात है, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। क्योंकि ऑलरेडी आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करते हैं तो नॉलेज तो आपको ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं। ये बस आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि कोई भी समसामयिक घटना हो गया, कोई भी टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं, आपकी व्यू क्या होती है, तो एक्चुअली उन परिस्थितियों में वो आपको जाँचते हैं। तो जो इंटरव्यू का मेरा रहा, इंटरव्यू के लिए एक्चुअली समय तो किसी को मिला नहीं, क्योंकि 20 दिन के अंदर ही इंटरव्यू था। तो उन 20 दिनों में मैं बस जो अपना मेरा सिलेबस था उसको एक बार थोड़ा वो किया, रिमेंबर किया दोबारा से, और बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे किस एरिया में काम करना है। क्वेश्चन जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमारा जो इंटरव्यू था 11 तारीख को, तो उसमें कई सारी घटनाएं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स से पूछा, टर्बाइंस के बारे में पूछा। इसके अलावा मेरा जो जॉब प्रोफाइल था कि आप वहाँ से रिजाइन करके इधर क्यों आए, कैसे क्या कारण था, ये था। उसके अलावा जो अभी जो गाज़ा में युद्ध हो रहा है इजराइल के बीच में, तो उस पर भी क्वेश्चन था कि मतलब आप इसे कैसे देखते हैं, इंडिया का मतलब क्या, ऐसे कैसे इम्पेक्ट होगा इंडिया का जो ओवरऑल सिचुएशन है उस एरिया में। तो ये सारी क्वेश्चन थे। और बाकी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिंदी साहित्य, उससे भी कुछ क्वेश्चन थे। तो जितने भी अभी आपका जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके बाद जितने भी वीडियोस देखेंगे उसमें बहुत सारे बच्चे भी आपका इंटरव्यू देखेंगे। तो जो मेंस का जब एग्ज़ाम होता है उसमें जो ऑप्शनल होता है उसको चूज़ करने में जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा उनको जो है असमंजस की स्थिति रहती है, सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो एक्सपीरियंस से जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से ऑप्शनल के लिए, खासकर ऑप्शनल के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे चूज करेंगे वो? जी, ऑप्शनल का सिलेक्शन एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट होता है जो कि हमें चूज़ करना है, बाकी तो आयोग ने जो दिया वो सबको करना है। तो इसमें ये है कि कोई भी एस्पिरेंट जब भी कोई सब्जेक्ट चूज़ करे कि मुझे ये लेना है, पहले अच्छा से समय दें, अपना GS1 GS2 को पढ़ें, 2 महीना 4 महीना 6 महीना मिनिमम अपना समय लें। उसके बाद जो कुछ जैसे ऑप्शनल हो गया, जैसे कि अगर वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस क्षेत्र से है, अगर वो ऑलरेडी ही आर्ट्स से है तो कोशिश करेगा आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेने का, या फिर इंजीनियरिंग से है तो वो सब्जेक्ट की तरफ कोशिश करेगा, जैसे PSIR हो गया आपका, या फिर से ये एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। बट एट द एंड डिपेंड करता है कि वो बच्चा जो भी मतलब एस्पिरेंट है वो जब सिलेबस देखता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको ज़रूर देखना चाहिए कि वो कहाँ खुद को स्टैंड करता है। क्योंकि एक बार जब आप ले लेते हैं तो ऑप्शनल में क्या है कि थोड़ी गहराई से आपको जानी पड़ती है, और ऑप्शनल ही होता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप मतलब इन है या आउट है। तो इस केस में 5-6 महीने का समय उनको लेना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से और अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको ऑप्शनल चूज करना चाहिए। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, दे शुड टेक देयर टाइम। एक और सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की या UPSC की या BPSC की, और कितना टाइम टेकन एक एक्सपीरियंस को लेना चाहिए, कितने समय में उनका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसे और आपको तैयारी करने में कितना समय लगा? जी, हर किसी का अपना एक अलग, हर किसी का क्या बोलते हैं इसके, अपना एक पर्सनल टाइम होता है। किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाती है, किसी को 4-5 लग जाता है। तो ये है कि खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि मेरा नहीं हुआ उसका हो गया। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, टफ़ है, तो जाहिर सा बात है उस तरह के लोग आते हैं इधर। तो ये मैं नहीं कह सकता कि कितना लगता है, वो व्यक्ति का अपना है कि वो खुद को जब पहला अटेम्प्ट दिया कहाँ वो स्टैंड कर रहा है। अगर उसका लग रहा है कि मतलब वो कहीं थोड़ा बहुत मिस कर रहा है तो फिर तो वो कंटिन्यू करेगा। अगर उसको ये लगता है कि वो पूरी तरह से इस चीज़ से मतलब उसके समझ में नहीं आ रही है और वो किसी दबाव के कारण, परिवार या किसी के दबाव के कारण इधर आ रहा है, तो फिर उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपका ये कौन सा प्रयास था? ये मेरा BPSC में दूसरा प्रयास था। पिछला प्रयास दिया था उसमें मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो ये मेरा दूसरा था। अब आपको कुछ महीनों के बाद आपको एज अ BDO काम करने के लिए मिलेगा, बहुत सारे चैलेंजिंग आपके सामने आएंगे, तो आगे का आपका क्या प्लान है? कैसे आप एक अधिकारी के रूप में आप
लोगों का जो आपका ड्रीम है, सपना है कि आप लोगों का सेवा करना चाहते हैं, कैसे आप उसको निभाइएगा? जी, पब्लिक सर्विस में चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रहे हैं, बहुत सारे और सारे फैक्टर्स है, डायमेंशंस हैं जहाँ पे कि आपको चैलेंज होता है। बट इन चैलेंज को आप पहले से जानते थे और फिर आप सर्विस में आए। दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों के लिए आपको ट्रेन किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे डील करना है। और तीसरा ये है कि जब हम खुद फील्ड में काम करते हैं तो हम सीखते हैं वहाँ से कि हमने क्या गलती किया, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक तरह से लर्निंग प्रोसेस होता है। तो बाकी जो हमारे अपने पर्सनल वैल्यू हैं, जो हमें इंस्टीट्यूशन से कुछ फंडामेंटल वैल्यू बताए जाते हैं, लॉज हैं, तो ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हाउ वी शुड परफॉर्म आवरसेल्फ। एक और महत्वपूर्ण सवाल, एज आप अधिकारी जब आप ज्वाइन करिएगा तो आपके सामने एक सबसे महत्वपूर्ण यूँ कह लीजिए चैलेंज है भ्रष्टाचार। उसको लेके आपका क्या प्लान रहेगा? कैसे आप इसको या कम करिएगा, या इसको कैसे आप अपने ऑफिस में जहाँ भी आपको पद मिलेगा, जहाँ भी आप जॉब करिएगा, वहाँ से कैसे इसको कम करने का प्रयास करिएगा? जी, करप्शन तो एक चैलेंज है, पूरे देश में है, मतलब समाज के हर एक हिस्से में एक चैलेंज है और इसे कोई नकार नहीं सकता है। ये एक चैलेंज है। व्यक्तिगत स्तर पे हम ये कोशिश करेंगे कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसको कम करने के लिए। तो जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, जहाँ पे मुझे लोगों से डील करनी है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कि सर्विस डिलीवरी होती है, तो उसमें जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन होता है वहीं पे एक ज़्यादा चांस होता है कि लीकेज हो। तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि अभी फ़िलहाल में आधार चल रहा है। इसके अलावा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें कि आप ब्लॉकचेन या फिर IoT टेक्नोलॉजी के द्वारा जो एक बेनिफिशियरी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके रिलेटेड उसको सर्विस डिलीवर करते हैं। तो इन चीज़ों का मैं पूर्ण इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको हम अपने ऑफिस से ही इन्फोर्स करेंगे ताकि हम खुद कर सकें, तब कोई दूसरा देखकर उसको पालन कर सके उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि ये जो करप्शन है ये ना बहुत कम हो, ना हो। अंतिम में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तो आप एक वीडियो बन गए हैं, आपके गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो आपका क्या संदेश रहेगा उन सारे एक्सपीरियंस के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उन सबके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन रहेंगे? पहला तो ये होगा कि व्यक्तिगत तौर पे कि वो क्या सोचते हैं सेवा के, क्योंकि ये एक सेवा है, तो सेवा के प्रति उनका क्या सोच है। तो सेवा में वही आना चाहिए जिसके अंदर सेवा भाव हो, क्योंकि ये जॉब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी इधर आए हैं, मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ और एक गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तीसरी बात यह है कि जो भी एस्पिरेंट हैं तो उनको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में कई असफलताएँ मिलती हैं और उनसे सीख कर कोशिश लगातार करते रहेंगे तो सफलताएँ मिलेगी। तो इन चीज़ों का अगर वो ध्यान दे तो वो ज़रूर पास कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आज आपके बेटे एक अधिकारी के रूप में आज अपने घर आए हुए हैं। जब ये परीक्षा पास किए, जब आपको पता चला कि मेरे बेटे जो है अधिकारी बन गए हैं, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? कैसे? बहुत खुशी, बहुत खुशी। मेहनत का फल मिल गया, खुशी हुआ। सब परिवार मिल के मेहनत किए थे, बच्चे भी हमारा बहुत संघर्ष किए हैं, सफल हो गए, खुशी है, बहुत खुशी हुआ। शुरू से ही एक मध्यम वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, आप किसान हैं और एक किसान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ऐसे में आप अपने बच्चों को कितना सपोर्ट किए हैं शुरू से? बच्चा लोग को तो बहुत सपोर्ट किए हैं। मेरा सपोर्ट है इन लोगों का मेहनत, ये मेरा लौक रहा है। तो एक लेके कबो ये लोग पर दबाव नहीं खे, पढ़ाइए पर खाली ये लोग के निशा बा, ना घरे गिरहत हलो बाकी काम ये लोग कोनो न करेला। भाई तारा लोग के पढ़े के बा तो तू पढ़, काम करे के बा हमरा हम काम कर रहा बनी। आज बहुत खुशी बा, घरे रहुआ आज हमारा का हमारा पूरा गांव कैसा लगुए? बहुत बढ़िया लगे। मंदिर पर जाके गले सब कोई मिलुए, माला पहनहुए, सब कुछ अच्छा लगे। आज बहुत खुशी बा, एगो किसान के लड़का ये पद पर आइल बा, ये ले खुशी का हो सकता। आज आपके भाई एक अधिकारी के रूप में जब वो सर्वप्रथम जब रिजल्ट उनका आया हुआ था, जब आपको जानकारी हुई इस बात की, तो रिएक्शन कैसा था आपका? सबसे पहले आपने क्या किया? हम बहुत खुश थे और उसी दिन दुर्गा विसर्जन भी हो रहा था, हमारे गांव का मेला भी था।
तो हमारी मम्मी नहीं थी उस समय, तो बाहर गई थी, तो हम दौड़ के पहले गए। मम्मी उधर से आ रही थी, तो प्रसाद में बूंदिया मिला था। उसी दिन प्रसाद भी दुर्गा जी का मिला था, तो उन्होंने उसी से पहले मीठा कराया, मुँह हम उनके गले मिले कि हमारी मेहनत सफल हुई। वैसे रिज़ल्ट के प्रति हम 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी सूरज से, तो उसने हमें बोला था कि हमारे रिज़ल्ट तो आ रहा है। वो श्योर पहले ही था कि हमारे रिज़ल्ट आ रहा है, तो हमें भी ये कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा। एज अ भाई, आप बड़े भाई हैं, कितना सपोर्ट करते रहे हैं शुरू से ही अपने छोटे भाई को, खासकर ऐसे समय में जब वो एक जॉब छोड़कर, लाखों रुपए का जॉब छोड़कर, जब उन्होंने डिसाइड किया कि पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे में जब भी तैयारी बीपीएससी या यूपीएससी का कोई भी एक्सपीरियंस करता है तो एक लंबा समय लगता है तैयारी करने में, तो आपने कितना सपोर्ट किया? हमने इनको प्रेरित किया था। जब इन्होंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, उस समय मैं सिंगापुर में था शायद, तो मैंने उस समय ही बोला था कि रिज़ाइन करके ही तैयारी करना बेटर रहेगा, जॉब करते हुए तैयारी हो नहीं पाएगी। हालांकि इनके जॉब करने के ख़िलाफ़ मैं पहले भी था, जब ये जॉब भी ज्वाइन कर रहे थे तब भी हमने इनको हायर स्टडीज़ के लिए जाने के लिए बोला था। उस समय बोला था कि आप या तो मतलब गेट वगैरह करके एमटेक कर लो, बीटेक आपने की एमटेक कर लो, और या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ जाओ। उस समय भी मैं इनके जॉब करने के ख़िलाफ़ ही था। और सपोर्ट ऐसा है कि हम तो इनको पूरे ज़िंदगी पढ़ाने के लिए तैयार थे। इनको हम बोले भी कि हमको कोई, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हम इनफ हैं, मॉनेटरी वाइज हम इनफ हैं, मतलब घर चलाने के लिए और इनको सपोर्ट करने के लिए। इनको बस यही था कि इनको कुछ ऐसा लाना था जिससे परिवार की, गांव की प्रतिष्ठा बढ़े, और फाइनली वो हुआ। इस बात से हम बहुत खुश हैं। हमको इनसे बस इतना ही चाहिए था। पैसे के लिए तो मतलब हम सफिशिएंट थे। हमारा काम ऐसा है कि हमको पैसे का तो सोचना नहीं पड़ता। अभी इनिशियली था, बट अभी वो नहीं था मैटर कभी। आप क्या करते हैं, कौन सा जॉब करते मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। अच्छा। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हूँ। तो हैं? ठीक, थैंक यू। धन्यवाद।